स्टूडेंट्स, तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर शुरू किया था हमने, नीट वाले क्वेश्चन लगाए थे। बढ़ाते हैं उनको आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। जरा सवाल देखते हैं क्या कहा है। तो क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आंसर है इसका एनर्जी। देखो कैसे, देखो भाई, ये इस सवाल में पूछा है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है। मान लो हमारे पास एक वेसल है, उस वेसल के अंदर कुछ भी भरा हुआ हो सकता है, ठीक है, गैस गैस मान लो, और उसके ऊपर पिस्टन लगा है। अब यहां पे जब हम इसको हीट देते हैं, नीचे मान लीजिए गैस बर्नर है और उसको हीट दे रहे हैं, तो हमारी दी गई हीट डेल्टा क्यू वो कहां कहां जाती है। एक तो गैस की एनर्जी बढ़ती है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू उसमें जाती है, और पिस्टन ऊपर की तरफ उठने लगेगा, मतलब वर्क में जाएगी, वर्क में। तो हमारी दी गई हीट एक तो इंटरनल एनर्जी में जाती है और साथ में वर्क में जाती है। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस हिसाब से ये लॉ आपको क्या बता रहा है कि हमारी दी गई हीट मान लो 100 जूल है, और वो कुछ तो गई इंटरनल एनर्जी में, मान लो चली गई 70 जूल तो इंटरनल एनर्जी में, बाकी गई वर्क में 30 जूल वर्क में। तो इसका मतलब जो हमने एनर्जी दी 100 जूल वो कहां कहां यूज हुई, 70 जूल इंटरनल एनर्जी में प्लस 30 जूल आपकी वर्क में, ठीक है। तो यहां पे क्या हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये जो लॉ है ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। देखो पहले एनर्जी 100 जूल थी, और जब आपने वो बांट दी, ये समझ लीजिए दे दी किसी बॉडी को, तो तब भी वो 100 ही है। 170 प्लस 30, कुछ तो चली गई इंटरनल एनर्जी में, कुछ चली गई वर्क में। तो एक तरीके से ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करता है। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया बी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन फिगर बिलो। These processes are adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric. The curve which represent the adiabatic process 1 2 3 4 is। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो 4 प्रोसेस दिए हैं आपको। एक तो ये है प्रोसेस 1, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें देखो ये प्रोसेस 1 है कौन सा। देखो जब हम P और V का ग्राफ बना रहे हैं तो इसमें जो ग्राफ है वो लगातार नीचे आ रहा है, मतलब प्रेशर घट रहा है, लेकिन ग्राफ ना तो आगे जा रहा। 1 वाला ग्राफ ध्यान दो, ये वाला जहां मैं एरो चला रहा हूं, तो ये ग्राफ मान लो नीचे आ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, ठीक है, लेकिन ये ना तो आगे जा रहा ना पीछे जा रहा। इसका मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब जब पहला ग्राफ है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसे ग्राफ को, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हम आइसोकोरिक। तो 1 वाला प्रोसेस जो है वो कौन सा है, आइसोकोरिक। फिर आ जाओ 4th वाले ग्राफ में। इस ग्राफ में देखो ये ग्राफ इस तरह से चल रहा है आगे की तरफ, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ना तो ग्राफ ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, सिर्फ ग्राफ आगे की तरफ चल सकता है या पीछे की तरफ चल सकता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है वो होता है आइसोबारिक, ठीक है। फिर तीसरा, ये ग्राफ जैसे नीचे गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। जब पीवी ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता है स्लोप के साथ, तो ऐसे ग्राफ को कहते हैं आइसोथर्मल। ये हो गया आइसोथर्मल। और जो ग्राफ बिल्कुल तेजी से नीचे गिर जाता है उस ग्राफ को कहते हैं एडियाबैटिक। तो ये हो गया एडियाबैटिक। तो ये सब आपने क्लासरूम में पढ़ा होगा कि एडियाबैटिक ग्राफ आइसोथर्मल से फास्टली नीचे गिरता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया ए। इन्होंने पूछा था ये बताओ इन चारों ग्राफ में एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ कौन सा है, तो वो 2 नंबर वाला ग्राफ है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिल्कुल आसान सा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बेटा बहुत ही आसान है। पीवी ग्राफ दे रखा आपको आइडियल गैस का। इन ए पिस्टन सिलेंडर असेंबली अंडरगोइंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शोन इन फिगर। द प्रोसेस पहचानना है कौन सा है। अरे ये ग्राफ देखो सीधा सीधा चल रहा है, ना तो ग्राफ ऊपर जा रहा ना ग्राफ नीचे जा रहा। अगर ऊपर जाता तो प्रेशर बढ़ता, ग्राफ नीचे जाता तो प्रेशर घटता, लेकिन सीधा जब चलता है तो प्रेशर ना तो बढ़ रहा ना घट रहा। इसका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट, हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चाहे बदले चाहे टेम्परेचर बदले। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ऐसे प्रोसेस को बच्चों कौन सा प्रोसेस कहते हैं, अभी पढ़ के आए पिछले वाले सवाल में, आइसोबारिक प्रोसेस। तो ऑप्शन बैठ गया आपका आइसोबारिक के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। यार कुछ भी नहीं था ये, तो मतलब कुछ नहीं था इस सवाल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल में देखो क्या कहा है। इन विच फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड बाय ए सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसेस बताओ जो ना तो हीट को एब्जॉर्ब करता ना हीट को रिलीज करता। मतलब आप ये कह सकते हैं जो हीट ना तो एब्जॉर्ब करता, नो हीट रिलीज और एब्जॉर्ब। तो ऐसा प्रोसेस कौन सा है जिसमें हीट ना तो एब्जॉर्ब होती ना रिलीज होती। तो ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में ना हीट रिलीज होती ना एब्जॉर्ब होती। सोचो कौन सा होता है वो, एडियाबैटिक, जिसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती ना हीट रिलीज होती। ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। द वॉल्यूम V ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस है और उसका वॉल्यूम वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब ग्राफ दिया है, ग्राफ से इन्होंने कहा द रेशो ऑफ वर्क डन बाय गैस टू हीट एब्जॉर्ब बाय इट। रेशो पूछा है, एक तो वर्क का मतलब डेल्टा डब्ल्यू और बटे में हीट एब्जॉर्ब बाय इट मतलब डेल्टा क्यू, इसका रेशो पूछा है। अब एक बात सोचो, ये है कौन सा ग्राफ, ग्राफ है जब वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, वो भी ओरिजिन से पास होती हुई, तो वो उसका स्लोप होता है कांस्टेंट। ये थीटा, टेन थीटा, ये है कांस्टेंट। तो ऐसा ग्राफ कौन सा होता था, ये होता था इसमें थीटा कांस्टेंट है तो मतलब समझो प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट P कांस्टेंट है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, इसमें P कांस्टेंट है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालते थे, उसके लिए फॉर्मूला होता था P डेल्टा V। अब हमें कहां से कहां तक निकालना है, स्टेट ए से, स्टेट ए मान लो यहाँ है और स्टेट बी मान लो यहाँ है। ऐसा कुछ ग्राफ में दिया नहीं, वैसे ही मान लेता हूं मैं। तो स्टेट ए पर टेम्परेचर मान लिया मैंने TA और स्टेट बी पर टेम्परेचर मान लिया मैंने TB। स्टेट ए पर टेम्परेचर यहाँ TA है और स्टेट बी का टेम्परेचर यहाँ TB है। ठीक है, तो अब अगर डेल्टा डब्ल्यू निकाला जाए तो आ जाएगा प्रेशर तो कांस्टेंट है, और डेल्टा वी को P डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T। कैसे, अरे गैस की इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, तो P डेल्टा V इक्वल्स टू NR डेल्टा T उठा के रख दिया यहाँ। तो NR डेल्टा T की वैल्यू क्या रखें, तो डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी TB T2 माइनस T1 TB माइनस TA। लो ये आ गया वर्क। अब निकाल लो डेल्टा क्यू, इसको दी गई हीट स्टेट ए से स्टेट बी में, इसने जितनी हीट एब्जॉर्ब, अच्छा हीट एब्जॉर्ब की, तो जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं वो तो डेल्टा टी नहीं होता, वो होता है डेल्टा क्यू नहीं होता, सॉरी, वो होती है इंटरनल एनर्जी। जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो होती है उसकी इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी निकालनी है। वो इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है याद करो, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता था F/2 NR डेल्टा T।
तो F कितना है, ये कौन सी गैस है, मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक की जो F होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो होता है 3। तो F मोनो एटोमिक के लिए होता है 3, वो रख दो यहाँ। तो डेल्टा U की वैल्यू आ गई 3/2 और NR डेल्टा T बच्चों। अरे नहीं नहीं यार, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। इन्होंने दिया है हीट एब्जॉर्ब बाई इट। हीट एब्जॉर्ब का मतलब डेल्टा क्यू ही पूछा, पहले ही मैं सही सोच रहा था, थोड़ा सा गलत हो गया ये। हीट एब्जॉर्ब मतलब डेल्टा क्यू पूछ रहा है वो, क्योंकि जब मैं आंसर देख रहा हूं तो गलत है, वो हीट एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू ही पूछा है इसने। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता था, अब आपको पता है प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट पे डेल्टा क्यू होता था एन, ये एन सी पी डेल्टा टी, ये हो गया। अब एन सीपी की वैल्यू क्या होती है, अब मोनो एटोमिक गैस के लिए जो सीपी की वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, वो याद करो। तो वो होती थी 5/2R। मोनो एटोमिक गैस के लिए लिख देता हूं मैं इधर, सीपी की वैल्यू मोनो के लिए होती थी, अगर आपको ना पता हो तो जहां पे पढ़ा है आपने क्लासरूम के नोट्स देखो एक बार, उसमें साफ साफ लिखवा रखा है। मोनो एटोमिक के लिए सीपी की वैल्यू 5/2R होती है, और इनटू में डेल्टा टी। डेल्टा टी को लिख सकते हो टीबी माइनस टी ए। अब इन दोनों का रेशो करना है, डेल्टा डब्ल्यू बटे डेल्टा क्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू हो गया एन आर टी बी माइनस टी ए, और ये हो गया डेल्टा क्यू एन 5/2R टी बी माइनस टी ए। टी बी माइनस टी ए से टी बी माइनस टी ए कट गया, आर से आर, एन से एन, ये ऊपर चला जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू बटे डेल्टा क्यू की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2/5। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि हीट एब्जॉर्ब, हीट जब भी होगी एब्जॉर्ब होगी, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा या हीट सिस्टम रिलीज करेगा, वो डेल्टा क्यू होता है। मैंने सोचा वो टेम्परेचर से रिलेट करके थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। ठीक है, अब सही आ गया, आंसर है हमारा सी इज करेक्ट। तो आज के लेक्चर में थोड़ा डिस्टरबेंस था, बाहर से आपको आवाज आई होंगी, कुछ बच्चे हैं इधर उधर खेलते रहते हैं तो वो शोर मचा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, तो प्लीज मैनेज इट। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। छोटी सी वीडियो थी, क्वेश्चन आसान थे, मैं तो सही कहूँ तो ये चैप्टर ही आसान है, नीट के हिसाब से बहुत आसानी से कर लोगे आप इसके सवाल। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिए और बाकी कल मिलते हैं।